गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। एज वी वर रीडिंग द चैप्टर पोइट्स एंड पैनकेक्स, बच्चों हम ये चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। एक बार इसको देखते हैं हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी और फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पोइट्स एंड पैनकेक्स में हमने क्या पढ़ा था बच्चों। ये चैप्टर है हमारा पोइट्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि इसमें हम काफी सारे पोइट्स के बारे में जान रहे हैं, कौन कौन पोइट्स हैं इसमें, कवि हैं। और साथ ही साथ जो पैनकेक्स था, पैनकेक क्या था बच्चों, हमने जाना इसमें जेमिनी स्टूडियो के बारे में। तो जेमिनी स्टूडियो जो अपने आप में चेन्नई में एक बहुत ही फेमस स्टूडियो हुआ करता था, वहां पे बच्चों पैनकेक्स नाम के क्या यूज होते थे। इट वॉज अ मेकअप ब्रांड, ठीक है, एक मेकअप ब्रांड था जो यूज हुआ करता था जेमिनी स्टूडियो में। ठीक है, इसमें हम जानते हैं सबसे पहले ऑथर के बारे में। हमारे ऑथर हैं अशोक मित्रन, जो कि एक तमिल राइटर हैं, ठीक है, वो भी एक पोएट हैं। और उन्होंने क्या क्या काम किए हैं ये सारी चीजें वो बताते हैं बच्चों। ठीक है, वो जेमिनी स्टूडियो में काम किया करते थे और उनका काम क्या था कि जो न्यूज़पेपर में कटिंग्स आती थी, न्यूज वगैरह आती थी, उनको उन्हें संभाल करके रखना पड़ता था। ठीक है, फिर वो पैनकेक के बारे में बताते हैं कि ये पैनकेक खाने वाला पैनकेक नहीं है, बल्कि एक ब्रांड है, मेकअप ब्रांड है। फिर ये बताते हैं कि जेमिनी स्टूडियोज में इस तरह के लोडेड ट्रक्स आया करते थे इन पैनकेक ब्रांड के मेकअप्स के, मेकअप किट्स के, और ये बहुत ज्यादा मेकअप लगाया करते थे उस वक्त के एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस पे। फिर ये बताते हैं कि थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हमें जेमिनी स्टूडियो के बारे में भी देते हैं कि जेमिनी स्टूडियो कैसा था, जेमिनी स्टूडियो का जो वर्क कल्चर है वो कैसा था। हमें बताया गया था कि जेमिनी स्टूडियो में तरह तरह के कल्चर्स के लोग थे, रिलीजियस बैकग्राउंड के लोग वहां रहते थे। इसलिए बोला गया कि दूरदर्शन और एयर इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो में तो बाद में नेशनल इंटीग्रेशन वाले प्रोग्राम स्टार्ट हुए, बट पहले से ही नेशनल इंटीग्रेशन का काम कहाँ चल रहा था, जेमिनी स्टूडियो में चल रहा था। आप राष्ट्रीय एकता वहां देख सकते थे, जहां पे कि तरह तरह के रिलीजियस बिलीफ के लोग एक साथ मिलकर के काम कर रहे थे जेमिनी स्टूडियो में। और जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप रूम था वो कहाँ हुआ करता था बच्चों, एक ऐसी जगह हुआ करता था जहां पे कि माना जाता है कि पहले रॉबर्ट क्लाइव का क्या था, वो स्टेबल था। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। और ऑथर मजाक उड़ाते हुए ये कहते हैं कि जो अच्छे खासे दिखने वाले गर्ल्स एंड बॉयज यानी कि एक्टर और एक्ट्रेसेस को क्या किया जाता था, वो मेकअप लगा के अगली बना दिया जाता था, यानी कि बदसूरत बना दिया जाता था। तो ये सारी चीजें हमने देख ली थी लास्ट क्लास में। और फिर वो बताते हैं कि उनका काम क्या होता था, अशोक मित्रन का, कि वो एक अपने क्यूबिकल यानी कि अपने ऑफिस में बैठे रहते थे और वहीं पे न्यूज़पेपर कटिंग किया करते थे, जिसको देख करके बाकी लोगों को ये लगता था कि इनके पास कोई काम करने के लिए है नहीं और ये खाली बैठे रहते हैं। ठीक है, और उनको आकर के लोग लेक्चर्स वगैरह देते थे। उसी में से बच्चों वो फिर एक ऑफिस बॉय के बारे में भी हमें बताते हैं। स्टूडेंट्स, ऑफिस बॉय कौन हुआ करता था, जिस हायरार्की के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, कि जेमिनी स्टूडियो में क्या चलती थी, एक हायरार्की चलती थी। हायरार्की यानी कि जो लेवल्स होते थे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरह से ऊपर लेवल्स जाया करते थे। तो जो मेकअप मेकअप टीम में भी ये हायरार्की काम करती थी। जो कि चीफ मेकअप आर्टिस्ट होता था वो सबसे ऊपर रहता था, जो किनका मेकअप करता था बच्चों, जो मेन एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस होते थे उनका मेकअप किया करता था। उससे नीचे जो साइड हीरोज या साइड एक्ट्रेसेस होती थी उनका जो करता था वो फिर उससे नीचे, और लास्ट में होता था बच्चों कौन, ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय का काम क्या था, जब कभी भी आउटडोर शूट होता था, ठीक है, वैसे पुरानी मूवीज में आउटडोर शूट बहुत ही कम हुआ करते थे, मोस्टली इंडोर शूट रहते थे, बट वेन एवर देर वॉज एन आउटडोर शूट, जब कभी भी आउटडोर शूट हुआ करता था, ऑफिस बॉय को बुलाया जाता था, जो किनका मेकअप करता था बच्चों, जो जो क्राउड में जो लोग खड़े रहते हैं उनका मेकअप करता था। और ऑफिस बॉय क्या करता था, ऑफिस बॉय नाम में बॉय है लेकिन वो कोई बॉय नहीं होता था, वो एक पर्सन होता था जो अपने अर्ली 40s में हुआ करता था, ठीक है, मैच्योर पर्सन थे। और वो क्या करते थे, एक बकेट में बहुत सारा मेकअप लेकर के लोगों को फेस पे पेंट कर दिया करते थे। उनका काम होता था कि लोगों के फेस से हर एक दाग, एक पोर को छिपा देना, ठीक है, कोई भी पोर लोगों के फेस पे नहीं दिखना चाहिए। और ऑफिस बॉय के बारे में हमें बताते हैं, जब ये इंडस्ट्री में आए थे नए नए, तो ये क्या सपना लेकर के आए थे, एक एक्ट्रेस बनने का, एक्टर बनने का सपना लेकर के आए थे, और फिर या फिर कोई कास्टिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर बनने का। लेकिन बाद में ये क्या बन के रह जाते हैं, एक ऑफिस बॉय ही बन के रह जाते हैं। ठीक है, फिर हम उसके बाद जानते हैं बच्चे कोठा मंगलम सुबू के बारे में। मंगलम सुबू जो थे वो जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पर थे। ठीक है, अगर हम हिरारकी की बात करें तो वो नंबर 2 पर थे जेमिनी स्टूडियो में। और हमें ये कहा जाता है कि भले ही वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन एक ब्राह्मण होने की वजह से उनको एक अपर एज मिलता है, जिस वजह से कि उनको एक अच्छी पोजीशन दे दी जाती है जेमिनी स्टूडियो में। और साथ ही साथ हमें उनकी क्वालिटीज भी बताई जाती हैं कि वो बहुत ही ज्यादा
क्वालिटीज थी उनके अंदर, जैसे कि एक वो लॉयल थे, काफी लॉयल पर्सन थे, ठीक है, और साथ ही साथ उनके पास हर प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन भी रहता था, ठीक है। जब कभी भी डायरेक्टर किसी सीन को लेकर के फंस जाते थे कि इसको हम कैसे डायरेक्ट करें, तो कोठामंगलम सुब्बू कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव्स लेकर के सामने आ जाते थे, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देख ली थी बच्चों। और फिर हमें ये भी बताया जाता है कि सुब्बू सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे कह सकते हैं आर्टिस्ट नहीं थे, बल्कि वो साथ ही साथ एक बच्चे बहुत अच्छे पोएट भी थे, कवि भी थे। लेकिन जो उनका कवि वाली जो रचनाएं थी उनकी, वो क्या हो गई थी, ओवरशैडो हो गई थी। यानी कि जो उनका दूसरा काम था, उन कामों ने उनके पोएट्री को ओवरशैडो कर लिया था। और फिर हमें बताया जाता है कि उन्होंने काफी सारे साहित्यिक रचनाएं भी करी थी, जो कि काफी ज्यादा फेमस हुई। Such a charitable and improvident man, yet he had enemies. लेकिन उसके बावजूद भी इतने अच्छे व्यक्ति के भी क्या थे, एनिमीज थे। जैसे कि हमने जाना कि उनके फ्रेंड्स भी बहुत थे। फ्रेंड्स क्यों थे बच्चों? क्योंकि वो क्या करते थे, वो दिल के बहुत ही खुले इंसान थे। और जो कोई भी मुंबई में या फिर जेमिनी स्टूडियो कह सकते हैं चेन्नई में या जेमिनी स्टूडियो में जो कोई भी एक नया स्ट्रगलर आता था, वो उनके घर में जरूर आता था। वो सबको अपने घर में पनाह देते थे, खाने पीने के लिए भी पूरी उनके घर में पूरी फ्रीडम थी। उनके एनिमीज इसलिए थे बच्चों, वॉज इट बिकॉज ही सीम सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस, क्योंकि वो बॉस के बहुत करीब थे, ठीक है। और जो व्यक्ति बॉस के बहुत ज्यादा करीब होता है, उसके एनिमीज भी बन जाते हैं। और वॉज इट हिज जनरल डिमीनर दैट रिजेंबल्ड आ साइकोफेंस और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, कि वो हर चीज के बारे में अच्छी बातें ही किया करते थे। इस वजह से भी लोग उनको नापसंद करते थे। इन एनी केस देयर वाज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुबु। और ये व्यक्ति कौन था? ये एक मेकअप डिपार्टमेंट में था जो सुब्बू के बारे में गलत चीजें सोचा करता। ठीक है बच्चों, यहां तक आप लोगों को सबको क्लियर होगा, आई होप सो। You saw Subbu always with the boss, but in the attendance roles. He was grouped under a department called a story department, comprising a lawyer and an assembly of writers and poets. ठीक है, आप सुब्बू को हमेशा पोएट बॉस के साथ ही देखते थे, वो भी अटेंडेंस रोल में। और उनके साथ कौन होते थे बच्चों? लॉयर्स हुआ करते थे, एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स, बहुत सारे लेखक हुआ करते थे, एंड पोएट्स, कवि भी होते थे। द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर। लॉयर किस लिए हुआ करता था बच्चों? लीगल एडवाइजर के लिए, क्योंकि फिल्म्स वगैरह में लीगल एडवाइजर्स की भी जरूरत होती कि कौन सी चीज लीगल है, कौन सी चीजें इलीगल है, ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए वहां पे एक लॉयर का होना भी आवश्यक होता है। बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज द ऑपोजिट, लेकिन सब उसको क्या समझा करते थे? ऑपोजिट ही, गलत ही समझा करते थे। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस हु वाज आल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस भी हुआ करती थी, जो क्या थी, साथ ही साथ एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल भी थी। यानी कि उनका टेम्परामेंट कैसा था कि वो जल्दी ही क्या आ जाती थी, गुस्से में आ जाती। वंस ब्लू ओवर एंड ऑन द सेट्स, जो कि एक बार सेट्स में ही, सेट्स किसे बोलते हैं बच्चों? जो उन्होंने सेट तैयार किया होता है जहां पे वो शूट कर रहे होते हैं, उसे कहा जाता है सेट। सेट पे ही उनका एक बार गुस्सा जो है वो भड़क जाता है। While everyone stood stunned, the lawyer quietly switched on the recording equipment. जब सब वहां पे उनके गुस्से के कारण क्या खड़े थे? स्टंड खड़े थे, यानी कि हैरानी से खड़े थे। जो लॉयर था उसने क्या किया बच्चों? रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट यानी कि जो कैमरा था उसको ऑन कर दिया और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। When the actress paused for breath, the lawyer said to her, "1 minute please," and played back the recording. और जब एक्ट्रेस गुस्से में आकर के जब बहुत सारी चीजें बोल रही थी, उसके बाद वो सांस लेने के लिए रुकती है, पॉज लेती है, तो लॉयर क्या कहता है कि आप 1 मिनट रुकिए, और अपने जो रिकॉर्डिंग उसने की होती है उसको प्ले कर देता है। देयर वाज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फॉल अबाउट द एक्ट्रेसेस tirade अगेंस्ट द प्रोड्यूसर। और जिसमें कि वो देखती हैं कि उन्होंने प्रोड्यूसर के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा होता है। बट व्हेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, शी वॉज स्ट्रक डम। लेकिन जब वो अपनी आवाज उस इक्विपमेंट में सुनती है तो वो क्या हो जाती हैं? हैरान हो जाती हैं। गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, शी हैड नॉट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into. She never quite recovered from the terror she felt that day. ठीक है, और जब उसे इस बात का रियलाइज होता है कि ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है, मेरी वॉइस रिकॉर्ड भी की जा सकती है, और ये सारी चीजें जो वो एक्सपीरियंस करती है, तो उस बात का जो उनके अंदर जो डर है वो हमेशा के लिए बैठ जाता है। ठीक है, शी नेवर क्वाइट, और वो उस बात से कभी भी रिकवर नहीं हो पाती है कि मैंने उस दिन गुस्से में क्या क्या चीजें कह दी थी, और लोगों ने उसे रिकॉर्ड भी कर लिया था। दैट वॉज द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर, और उनका एक तरह से आप कह सकते हैं एक्टिंग करियर भी उसके साथ ही फिनिश हो जाता है। द लीगल एडवाइजर हु वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट द सैड एंड, और जो लीगल एडवाइजर था वही रिस्पॉन्सिबल था उनके एक सैड एंड के लिए, जिस तरह से उसने उनके करियर को फिनिश कर दिया था। While every other member of the department wore a kind of uniform,
khadi dhoti with a slightly oversized and clumsily tailored white khadi shirt. The legal advisor wore pants and a tie and sometimes a coat that looked like a coat of mail. ठीक है, वो बता रहे हैं कि बाकी सारे मेंबर्स जो थे डिपार्टमेंट के वो क्या पहना करते थे, खादी वाली यूनिफॉर्म पहनते थे, नीचे से धोती होती थी बच्चों, ऊपर से खादी की शर्ट होती थी। लेकिन जो लीगल एडवाइजर था स्टूडेंट्स, वो क्या पहनते थे, वो कोट पैंट पहना करते थे। Often he looked alone and helpless. वो हमेशा अकेले ही रहा करता था और हेल्पलेस महसूस होता था। A man of cold logic in a crowd of dreamers. ठीक है, कोल्ड लॉजिक, क्योंकि वो हमेशा लॉजिकल बातें करते थे इसलिए लोग उनको ज्यादा पसंद नहीं किया करते थे। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? A neutral man in an assembly of Gandhis and Khadis. वो एक तरह से क्या थे, न्यूट्रल पर्सन थे। वो बहुत ज्यादा गांधीवादी और खादीवादी बातें नहीं किया करते थे। Like so many of those who were close to the boss, he was allowed to produce a film and though a lot of raw stock and pancake were used on it, not much came of the film. Then one day the boss closed down the story department. ठीक है, वो बताते हैं कि बॉस के करीब, वो भी बाकी लोगों की तरह बहुत ज्यादा करीब थे, लेकिन एक दिन बॉस क्या करते हैं, स्टोरी डिपार्टमेंट को ही क्लोज कर देते हैं। एंड दिस वाज परहैप्स द ओनली इंस्टेंस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री वेयर अ लॉयर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द पोएट्स वर आस्क्ड टू गो होम। और क्योंकि जो पोएट्स को ही वापस घर भेज दिया गया, इस वजह से लॉयर ने भी अपनी जॉब खो दी, क्योंकि लॉयर भी बच्चों पोएट्स वाले डिपार्टमेंट में ही था। कौन से डिपार्टमेंट में था? स्टोरी डिपार्टमेंट में था। जो प्रोड्यूसर होते हैं वो जब स्टोरी डिपार्टमेंट को ही बंद कर देते हैं तो फिर लॉयर भी अपनी साथ साथ जो जॉब है वो खो देते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक सभी को क्लियर है? Gemini Studios was the favorite haunt of poets like S.D.S. Yogyar, Sangu Subramaniam, Krishna Shastri and हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। इसमें बताया जा रहा है कि जो जेमिनी स्टूडियो है वो एक फेवरेट जगह भी थी किनकी, कवियों की। वहां पे काफी ज्यादा कवि वहां पे रहते थे, क्योंकि बच्चों आपको पता ही होगा कि जैसे जब हम आज की डेट में तो उतनी ज्यादा कवियों की जरूरत नहीं है, लेकिन पुराने वक्त में जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स वगैरह हुआ करते थे, उनके साथ जो पोएट्स थे वो भी काफी यूज होते थे, क्योंकि कविताएं वगैरह ये सारी चीजें काफी यूज हुआ करती थी। खास कर किसमें, लिरिक्स वगैरह लिखने के लिए इनका बहुत ज्यादा यूज होता था। तो इसलिए काफी सारे पोएट्स भी स्टूडियोज में रहते थे, जिनमें कि किनके नाम है बच्चों, एस.डी.एस. योगियार, सांगू सुब्रमण्यम का नाम है, कृष्ण शास्त्री का नाम है, और साथ ही साथ हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय भी उसमें इन्वॉल्व है। इट हैड एन एक्सीलेंट मेस which supplied good coffee at all times of the day and for most part of the night. क्योंकि स्टूडियोज में रात दिन काम चलता ही रहता है, क्योंकि जो शूट्स होते हैं बच्चों, मॉर्निंग के शूट्स होते हैं, नाइट के शूट्स होते हैं, इस वजह से यहाँ पे, और यहाँ की सबसे बेस्ट चीज क्या थी, यहाँ की जो कॉफी थी वो काफी ज्यादा फेमस थी, जो पोएट्स बहुत ज्यादा पसंद करते थे, जिसे वो दिन में भी पीते थे और साथ ही साथ रात को भी। Those were the days when Congress rule meant prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment. ये उन दौरान की बात है जब कांग्रेस रूल क्या था, प्रोहिबिटेड था, और कॉफी पे मिलना क्या होता था, बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग और एंटरटेनमेंट हुआ करता था। Barring the office boys and a couple of clerks, everybody else at the studios radiated leisure. ठीक है, अगर ऑफिस बॉयज को छोड़ दें और कुछ क्लर्क्स को छोड़ दें तो बाकी सारे जो लोग थे वो क्या करते थे, बहुत ही ज्यादा लेजर या फिर आप कंफर्ट फील किया करते थे स्टूडियो में। प्री रिक्विसाइट फॉर पोएट्री, मतलब पोएट्री को स्टूडियो से, पोएट्री डिपार्टमेंट को स्टूडियो से हटाने से पहले की ये सारी बात हो रही है। मोस्ट ऑफ देम वोर खादी एंड वर्शिप गांधी जी। ज्यादातर लोग इसमें खादी ही पहना करते थे और जो गांधी जी थे उनकी वर्शिप किया करते थे। बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द faintest appreciation for political thought. लेकिन गांधी जी के अलावा उनकी कोई भी पॉलिटिकल थॉट्स वो ज्यादा नहीं रखते थे ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह के। नेचुरली दे वर ऑल अवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म। हम कह सकते हैं कि वो कम्युनिज्म जो टर्म था उसको समाजवाद, कम्युनिज्म क्या होता है बच्चों, समाजवाद, जिसे कि आप लोग पढ़ ही चुके होंगे अपने सोशल स्टडीज में। ठीक है, समाजवाद वाले टर्म को वो क्या करते थे, पसंद नहीं किया करते थे। अकॉर्डिंग टू देम अ कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन। एक समाजवादी पर्सन कौन होता है, जो भगवान को नहीं मानता। ही हैड नॉट फीलियल और कंजुगल लव, उसके मन में किसी के प्रति भी प्यार नहीं रहता है। ही हैड नो कंपंक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन, और उसके दिल में कोई दुख नहीं होता है अपने ही बच्चों और पेरेंट्स को मारने का भी। ठीक है, इस तरह से जो पोएट्स हैं वो समझा करते थे कम्युनिस्ट पर्सन को। ही वॉज ऑलवेज आउट टू कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस अमंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल। ये मानते थे वो लोग कि जो एक कम्युनिस्ट पर्सन होता है वो हमेशा क्या करता है, अनरेस्ट, यानी कि एक डिस्प्यूट वाली भावना को फैलाता है हर वक्त। ठीक है, विवाद फैलाने का काम करता है, और साथ ही साथ वो क्या करता है, वो वायलेंस को भी क्या करता है बच्चों, बढ़ावा देता है। सच नोशंस व्हिच प्रिवेल्ड एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया एट दैट टाइम आल्सो नेचुरली फ्लोटेड अबाउट
वेगली अमंग द खादी क्लेड पोएट्स ऑफ जेमिनी स्टूडियोज। और ये विचारधारा पूरे के पूरे साउथ इंडिया में उस वक्त मानी जाती थी और बहुत ज्यादा फेमस भी थी। और इसके चपेट में कौन भी आ गए थे, जो ये जितने जेमिनी स्टूडियोज में जितने भी ये पोएट्स थे, कवि थे, जो कि खादी को बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे, वो भी इसी विचारधारा के काबू में आ गए थे। एविडेंस ऑफ इट वाज सून फॉर्थकमिंग, और इसके जो गवाह हैं वो हमें धीरे धीरे आगे चल करके भी दिख जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? When Frank Buchmann's Moral Rearmament Army, some 200 strong, visited Madras sometimes in 1952. ये बात हो रही है उन 1952 की, जब फ्रैंक बुचमैन्स के कुछ मॉरल रीआर्मेंट आर्मी जब मद्रास आती है, दे कुड नॉट हैव फाउंड अ वार्मर होस्ट इन इंडिया देन द जेमिनी स्टूडियोज। उनको होस्ट कौन करता है, यानी कि उनका स्वागत कौन करता है? जेमिनी स्टूडियोज उनका स्वागत करते हैं। Someone called a group an international circus, और कुछ लोग उस ग्रुप को क्या भी कह देते हैं? इंटरनेशनल सर्कस भी कह देते हैं। किस ग्रुप को बच्चों? फ्रैंक बुचमैन की जो मॉरल रीआर्मेंट आर्मी थी। दे वर नॉट वेरी गुड ऑन द ट्रैपीज एंड देयर एक्विंटेंस विद एनिमल्स वाज ओनली एट द डिनर टेबल। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ट्रैपीज में उतने अच्छे भी नहीं थे, और वो ज्यादातर क्या करते थे? एनिमल्स के साथ ही कहाँ दिखते थे बच्चों? डिनर टेबल पे ही दिखते थे। बट दे प्रेजेंटेड 2 प्लेस, लेकिन वो 2 नाटक पेश करते हैं इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से वो उन प्लेस को परफॉर्म करते हैं। द जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर ran several shows in Madras। वो कौन से 2 प्ले करते हैं बच्चों? उनका नाम आपको याद रखना है। जोथम वैली एक का नाम था और दूसरे का नाम था द फॉरगॉटन फैक्टर। वो मद्रास में काफी शोज उसके चलते हैं, एंड अलोंग विद अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी द जेमिनी फैमिली ऑफ 600 सॉ द प्लेस ओवर एंड ओवर अगेन। क्योंकि मद्रास के बहुत सारे लोग सिटीजन्स उस प्ले को देखते हैं, साथ ही साथ उसके जेमिनी फैमिली यानी कि जेमिनी स्टूडियो में काम करने वाले सभी लोग, और कितने लोग थे? ऑलमोस्ट 600 पीपल जो होते हैं बच्चों, उस प्ले को बार बार देखते हैं। ठीक है। The message of the plays were usually plain and simple homilies, but the sets and costumes were first rate। जो इसका मैसेज था, जो मैसेज देना चाहते थे, कह सकते हैं बच्चों संदेशा देना चाहते थे, वो बहुत ही सिंपल होता था, लेकिन खास बात किसमें थी? उनका जो सेट्स थे उनको बनाने का तरीका, और जो उनकी कॉस्ट्यूम्स थे बच्चों, वो बहुत ही टॉप रेटेड हुआ करते थे। Madras and the Tamil drama community were terribly impressed। इससे कौन इम्प्रेस हुआ? जो मैड्रास की और तमिल इंडस्ट्री थी, ड्रामा इंडस्ट्री थी, वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई। एंड फॉर सम इयर्स ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेज हैड अ सीन ऑफ सनराइज, और वहीं से कॉपी करके तमिल प्लेज में भी कई सालों तक सनराइज का सीन लिया गया, एंड सनसेट इन द मैनर ऑफ जोथम वैली। जिस तरह से जोथम वैली में सनराइज और सनसेट का सीन दिखाया जाता था, उसी तरह से तमिल प्लेज में भी इस चीज को दिखाया जाने लगा। विद अ बेयर स्टेज, अ वाइट बैकग्राउंड, जिसमें कि पीछे खाली स्टेज हुआ करता था, वाइट बैकग्राउंड होते थे, वाइट बैकग्राउंड कर्टेन, एंड अ ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट, और एक ट्यून बजती थी, एक धुन बजती थी, किस पे बच्चों? बांसुरी पे, फ्लूट पे। It was some years later that I learned that the MRA was a kind of counter movement to international communism, and the big bosses of Madras like Mr. Wasson simply played into their hands। अब मुझे बहुत समय बाद ऑथर ये कह रहे कि समझ आया कि जो प्लेज वगैरह किया करते थे वो क्या थे? एक तरह से काउंटर मूवमेंट थी, यानी कि एक खिलाफ मूवमेंट थी। किनकी? इंटरनेशनल कम्युनिज्म जो चल रहा था उसके खिलाफ एक मूवमेंट थी, और जो बड़े बड़े बॉस थे मद्रास के, जिनमें से कि मिस्टर वासन जेमिनी स्टूडियो के मालिक वो भी आते हैं, उनका भी इसमें हाथ शामिल था। I am not sure, however, that this was indeed the case, for the unchangeable aspects of these big bosses and their enterprise remained the same। MRA or no MRA, international communism or no international communism, the staff of the Gemini Studios had a nice time hosting 200। लेकिन वो कहते हैं कि बाकी लोगों को इन सारी चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि जो MRA है वो कम्युनिज्म या एंटी कम्युनिज्म है, ये सारी चीज़ें बस हम ये मानते थे कि उन्होंने क्या किया, उन्हें ये जो प्लेस उन्होंने लोगों के सामने शो किए, शोकेस किए, उन्हें शो करने में उन्हें बहुत ही ज्यादा आनंद महसूस हुआ। एंड साइजेस ऑफ एटलीस्ट 20 नेशनैलिटीज, इट वाज सच अ चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स वेटिंग टू बी स्लैप्ड विद थिक लेयर्स ऑफ मेकअप। और ये पहले के प्लेस से काफी अलग था, जहाँ पे कि जो यूजुअली जो प्लेस हुआ करते थे, जेमिनी स्टूडियो वाले बहुत ज्यादा मेकअप थोप देते थे बाय द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इसमें से कुछ बहुत ज्यादा चेंज उनको देखने को मिला था। A few months later, the telephone lines of the big bosses of Madras burst, and once again we at Gemini Studio cleared a whole shooting stage to welcome another visitor। और फिर वो बताते हैं कि MRA के जाने के बाद, इस ग्रुप के जाने के बाद क्या होता है, कुछ महीनों बाद फिर से
जो बिग बॉसेस थे मद्रास के, उनकी घंटी बजती है, यानी कि उनके पास क्या आती हैं, कॉल्स आती हैं, और जेमिनी स्टूडियोज को फिर से खाली किया जाता है। किसको वेलकम करने के लिए? एक नए ग्रुप को वेलकम करने के लिए जो एज अ विजिटर वहां पे आ रहे होते हैं। ऑल दे सेड वाज दैट ही वॉज अ पोएट फ्रॉम इंग्लैंड। हमें सिर्फ इतना बताया गया कि कोई कवि आ रहे हैं, कहाँ से? इंग्लैंड से। द ओनली पोएट्स फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू और हर्ड ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन। लेकिन जेमिनी स्टूडियो ने तो आज तक सिर्फ और सिर्फ दो ही पोएट्स का नाम सुना था इंग्लैंड के, और उनका नाम था वर्ड्सवर्थ और टेनिसन। यहां तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। मोर लिटरेट वंस न्यू ऑफ कीट्स, शेली एंड बायरन। और जो और ज्यादा थोड़े पढ़े लिखे लोग थे, उनको किनके बारे में पता था बच्चों? कीट्स के बारे में पता था, शेली के बारे में पता था, और बायरन के बारे में पता था। एंड नो वन और टू माइट हैव फेंटली कम टू नो ऑफ समवन बाय द नेम एलियट। ठीक है, और बहुत ही कम लोगों को एलियट के बारे में पता था। हु वाज द पोएट विजिटिंग जेमिनी स्टूडियो नाउ? तो इस बार कौन से पोएट थे जो जेमिनी स्टूडियो में विजिट करने वाले थे? ही इज नॉट अ पोएट, ही इज एन एडिटर। वो पोएट नहीं है, बल्कि क्या है? एक एडिटर है। दैट्स व्हाई द बॉस इज गिविंग हिम अ बिग रिसेप्शन। इसीलिए लोग मान रहे थे कि वो एक पोएट नहीं हो सकता, बल्कि एक एडिटर ही होगा, तभी जो बॉस है उसे एक बहुत बड़ा रिसेप्शन दे रहे हैं। वासन वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली, क्योंकि जो वासन थे वो भी एडिटर थे एक बहुत ही बड़े तमिल वीकली किस न्यूज़पेपर के, जिसका नाम था आनंद विकटन। ठीक है बच्चों, क्या था? आनंद विकटन। He was not the editor of any of the known names of British publication in Madras, लेकिन जो ब्रिटिश पब्लिकेशंस थी उनके वो एडिटर नहीं थे। दैट इज दोज नोन एज दी जेमिनी स्टूडियोज, और यही जेमिनी स्टूडियो के लोग भी माना करते थे। सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वर टेकिंग द इनिशिएटिव, द सनराइज वाज दैट द पोएट वाज द एडिटर ऑफ अ डेली, बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्डियन और द लंदन टाइम्स। दैट वाज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू। ठीक है, हमें बस यही पता था कि वो द गार्जियन ऑफ लंदन टाइम्स में से नहीं है। एट लास्ट अराउंड 4 इन द आफ्टरनून द पोएट और द एडिटर, जिसे हम कह सकते हैं, वो आए वहां पे। अराइव्ड, ही वाज अ टॉल मैन। वो एक टॉल व्यक्ति थे। ठीक है, वेरी इंग्लिश, वेरी सीरियस एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस। और हम सबके लिए वो क्या थे? अननोन थे। बैटलिंग विद हाफ अ डजन पेडिस्टल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज, द बॉस रेड आउट अ लॉन्ग स्पीच। बॉस ने उनके लिए एक बड़ा सा स्पीच पढ़ा। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही टू न्यू प्रेशियस लिटिल अबाउट द पोएट, और उन्हें भी पोएट के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स, बट हेयर एंड देयर इट वॉज पेपर्ड विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, वहां पे कुछ फ्रीडम और डेमोक्रेसी जैसे वर्ड्स भी यूज किए गए थे उस स्पीच में। Then the poet spoke. फिर पोइट ने अपनी बात सामने रखी। He could not have addressed a more dazed and silent audience. No one knew what he was talking about. और उन्होंने एक कैसी ऑडियंस को एड्रेस किया जो कि बहुत ही ज्यादा क्या थी? उनके लिए अननोन थी और बहुत ही ज्यादा साइलेंट थी। कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। His accent defeated any attempt to understand, और उनका जो एक्सेंट था वो भी लोगों को समझ नहीं आ रहा था what he was saying. The whole thing lasted about an hour, और ये सारी चीजें कब तक चली? 1 घंटे तक चली। Then the poet left and we all dispersed in utter bafflement. What are we doing? और फिर हमें लगा कि हम अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे थे, और पोएट भी वहां से चले जाते हैं। What is an English poet doing in a film studio which makes Tamil films for the simplest sort of people? फिर हम सब आपस में ये सवाल पूछ रहे थे कि एक इंग्लिश पोएट हमारे स्टूडियो में क्या काम कर रहा है, जो कि हम तो ऐसी फिल्में बनाते हैं जो कि किनके लिए होती है बच्चों? सिंपल लोगों के लिए होती है, नॉर्मल तमिल लोगों के लिए होती है। तो यहाँ पे किसी इंग्लिश पोएट का क्या काम है? पीपल हुज लाइफ्स लीस्ट अफोर्डेड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग अ टेस्ट फॉर इंग्लिश पोएट्री, क्योंकि जो हमारी जो ऑडियंस है वो इंग्लिश पोएट्री सुनने वाली नहीं है। द पोएट looked pretty baffled too, for he too must have felt the sheer incongruity of his talk about the thrills and travails of an English poet. क्योंकि जब ये कह रहे हैं कि जो इंग्लिश पोएट है वो भी हमसे उतने अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाया होगा जिस तरह से हम उससे कनेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि हम उनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। हिज विजिट रिमेन एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, और उनकी जो विजिट थी वो हमेशा के लिए एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री ही बन करके रह गई। किसी को भी आज तक समझ नहीं आया कि वो वहां पर क्यों आए थे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट, बट माई कन्विक्शन ग्रोज स्ट्रॉन्गर डे आफ्टर डे दैट प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ जीनियस। ठीक है, इट इज फॉर द पेशेंट, परसिस्टेंट एंड प्रिजर्विंग ड्रज विद अ हार्ट सो श्रंकन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट। ये कह रहे हैं कि मेरा ये मानना था कि जो प्रोज राइटिंग करते हैं, प्रोज राइटर्स जो हुआ करते हैं, वो क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे फेमस हो रहे हैं, बट इट कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ अ जीनियस। पर कोई जीनियस इस चीज को फॉलो नहीं करेगा। इट इज फॉर द, किन लोगों के लिए है? जो पेशेंट है, परसिस्टेंट लोग हैं।
आप कह सकते हैं जिनके अंदर पेशेंस ज़्यादा है या फिर जिनका जो हर्ट है वो बहुत ज़्यादा श्रंक हो चुका है, ऐसे लोगों के लिए ये चीज़ है रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग टू हिम। और जिनके लिए रिजेक्शन जैसी कोई चीज़ें मायने नहीं रखती, ही एट वंस सेट्स अबाउट मेकिंग अ फ्रेश कॉपी ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीस and sends it on to the another editor, enclosing postage for the return of the manuscript. It was for such people that the Hindu had published a tiny announcement. वो उस लोगों के लिए थी जिनके लिए हिंदू ने क्या किया था बच्चों, एक अनाउंसमेंट भी करी थी in an insignificant corner of an unimportant page, यानी कि वो भी द हिंदू भी उसे क्या मानता था, इनसिग्निफिकेंट, यानी कि ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस या फिर आप महत्व उसको नहीं देता था। ठीक है। अ शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्रिटिश पीरियडिकली, द नेम द एनकाउंटर। जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसका नाम था द एनकाउंटर। ऑफ कोर्स द एनकाउंटर वाज नॉट नोन कमोडिटी अमंग द जेमिनी लिटरेटी। ठीक है, एनकाउंटर को उतना नहीं जानते थे। I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum in postage sending a manuscript to England। ठीक है, तो मैं भी कुछ वक्त निकालता हूँ उसे जानने के लिए कि वो क्या चीज़ है, इससे पहले कि मुझे कुछ पोस्टेज करने पड़ते, इंग्लैंड को भेजने पड़ते। In those days, the British Council Library had an entrance with no long winded signboards and notices to make you feel you were sneaking into a forbidden area। ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जानने के लिए मैं क्या करता हूँ, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में एंट्रेंस लेने की कोशिश करता हूँ, और जहाँ पे कि कोई भी साइन बोर्ड्स नहीं हुआ करते थे जिससे मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी फॉरबिडन एरिया में, यानी कि जहाँ पे जाने के लिए मना किया गया है, ऐसे एरिया में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। एज आई नो कि ये थोड़ा चैप्टर जो है थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है और जिसकी लैंग्वेज है ये आप लोगों के समझने के लिए थोड़ी सी मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये जो ऑथर है वो अपने उस वक्त के एनकाउंटर्स को बता रहे हैं, वो सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बोरिंग भी हो सकता है और साथ ही साथ समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट प्लीज़ बेयर विद मी कि आप इस चैप्टर को कोशिश करें समझने की, और जब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे तो आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी इस चैप्टर में। ठीक है, तो बिकॉज आप इस चैप्टर को लीव भी नहीं कर सकते, छोड़ भी नहीं सकते। ठीक है, अगर इससे कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप इसको समझिए जितना आप समझ पा रहे हैं, एंड देन वी विल सी द क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, and there were copies of the encounter lying about in various degrees of freshness, almost untouched by readers। वहां पे कुछ ऐसे encounters थे जिनको कि आज तक रीडर्स ने कभी टच भी नहीं किया हुआ था, जो अनछुए थे एकदम। When I read the editor's name, I heard a bell ringing in my shrunken heart। और जब मैं एडिटर का नाम पढ़ता हूँ तो मेरे दिल में एक घंटी सी बजती है। It was the poet who had visited the Gemini Studios। और वो किसका नाम था बच्चों, वो उसी व्यक्ति का नाम था जो जेमिनी स्टूडियोज में जिन्होंने एक बार विजिट किया था। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर एंड आई सेंग एज आई सील्ड द एनवेलप एंड रोट आउट हिज एड्रेस। और मुझे ऐसा उस वक्त महसूस हुआ कि मैंने अपना एक बिछड़े हुए भाई से मेरी मुलाकात हो गई हो, और मैंने उनका नाम लिखा एनवेलप में और उसको एड्रेस करके आगे भेज दिया। आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जब उन्हें मेरा एनवेलप मिलेगा तो वो भी मेरी तरह ही उस गीत को गा रहे होंगे। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म्स डिस्कवर ईच अदर बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील एंड इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म। उन्हें कुछ ये दृश्य ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इंडियन फिल्म्स में होता ही है, शुरुआत में दो बिछड़े हुए भाई एक गाना गाते हैं और जब मूवी एंड होती है, जब वो मिल जाते हैं, तब भी उस गाने को कंप्लीट करते हैं। स्टीफन वॉज हिज नेम। और उस व्यक्ति का नाम क्या था बच्चों, उसका नाम था स्टीफन। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है। And years later, when I was out of Gemini Studios and I had much time but not much money, anything at a reduced price attracted my attention। वो कहते हैं बहुत समय बाद जब मैं जेमिनी स्टूडियोज छोड़ चुका था तो मेरे पास उस वक्त क्या था, बहुत सारा समय था लेकिन पैसा नहीं था, और तब मैं जो चीजें कम दाम में मिला करती थी वो मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मेड्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस देयर वाज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स फॉर 50 पैसे ईच। जब मैं मेड्रास माउंट बोर्ड रोड से निकल रहा होता हूँ पोस्ट ऑफिस के सामने, वहां पे मुझे काफी सारी किताबें मिलती हैं जो 50 पैसे ईच में मिल रही थी। एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक एंड एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन। और वो किताबें क्या थी बच्चों, ओरिजिनल बुक्स नहीं थी, वो क्या थी, कॉपीज थी, एक अमेरिकन ओरिजिन के जो पब्लिशर थे उनकी पेपर बैक कॉपीज वो थी। स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन, और वो लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन थी खास करके स्टूडेंट्स के लिए, इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। और उसमें क्या भी कनेक्ट था, 50th एनिवर्सरी मनाई जा रही थी रशियन रिवॉल्यूशन की। आई पेड 50 पैसे एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक द गॉड दैट फेल्ड। ठीक है, वो कहते हैं कि मैं 50 पैसे दे देता हूँ और कौन सी किताब लेता हूँ बच्चों पढ़ने के लिए, उस किताब का नाम था द गॉड दैट फेल्ड। ठीक है, वो भी आप याद रखेंगे। ऑथर थे, उन्होंने 50 पैसे में कौन सी बुक खरीदी, द गॉड दैट फेल्ड। तो ये भी इंपॉर्टेंट
Six eminent men of letters in six separate essays describe their journeys into the communism and their delusioned return. इसमें क्या बताया जा रहा था बच्चों? इस किताब में 6 लोगों के बारे में था और उन्होंने अपने 6 लेटर्स को मेंशन किया हुआ था कि वो किस तरह से जो कम्युनिज्म था, समाजवाद था, इसके अंदर आए और देयर डिल्यूजन्ड रिटर्न, और कैसे वो वहां से वापसी हुए. एंड्रे गाइडे, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सिलोन, आर्थर कोस्टलर, लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर उनके नाम थे. स्टीफन स्पेंडर, सडनली फिर उनको याद आता है स्टीफन स्पेंडर तो वही व्यक्ति है जिसको कि मैंने भी पत्र लिखा था. स्टीफन स्पेंडर, द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज, ये वही है जो जेमिनी स्टूडियोज भी एक बार आए थे. इन अ मोमेंट आई फेल्ट अ डार्क चेंबर ऑफ माई माइंड लिट अप बाय अ हेजी इल्यूमिनेशन, और अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो. द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियोज वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री, और तब जाके मुझे समझ आया कि क्यों जो स्टीफन स्पेंडर थे वो जेमिनी स्टूडियोज आए थे. द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोएट्री बट नॉट विद हिज गॉड दैट फील्ड. ठीक है, लेकिन वो ज्यादा उनको वापस क्यों लेके आए थे अपने स्टूडियो में? क्योंकि बच्चों वो कम्युनिज्म को छोड़ करके आए थे, और जैसा हम जानते ही हैं कि जेमिनी स्टूडियो के लोग जो थे कम्युनिज्म के सख्त खिलाफ थे. तो जो लोग जेमिनी स्टूडियो कम्युनिज्म को छोड़ के आते थे उनको वो वहां पे एज अ गेस्ट लेकर के, एज अ विजिटर लेकर के आए थे. तो ये बच्चों हमारा चैप्टर आज फिनिश हो जाता है. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग इट्स क्वेश्चन एंड आंसर्स. टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू.